हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 जगत वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जीवों का वर्गीकरण। इसमें 5 जगत वर्गीकरण और इस 5 जगत वर्गीकरण को R.H. व्हिटकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस 5 जगत वर्गीकरण में समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा है। सबसे पहला मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, या तीसरा प्लांटी से पहले फंजाई, और चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनीमेलिया। ये 5 जगत हैं। इन 5 जगतों में हम सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीवों को रखा गया है, यानी ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और वो भी प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत देखिए जीवाणु आते हैं, जिसमें एक तो होते हैं आद्य जीवाणु आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं सत्य जीवाणु यू बैक्टीरिया, तीसरे इसके अंदर साइनो बैक्टीरिया अर्थात नीलहरे शैवाल जिनको कहते हैं, और चौथा है माइकोप्लाज्मा। अब हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोटिस्टा जगत है इसके जीव भी एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव का मतलब होता है जिनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होती है। अब इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीवों को भी रखा गया है, अप्रकाश संश्लेषी जीवों को भी रखा गया है। इसके अलावा ऐसे जीवों को भी रखा गया है जिनके अंदर कोश का भित्ति उपस्थित है, और दूसरे उन जीवों को भी रखा है जिनमें कोश का भित्ति उपस्थित नहीं है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं आपको। अब आता है कि इस प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में, या कह सकते हैं 5 वर्गों में बांटा गया है। जगत प्रोटिस्टा, इसमें देखिए पहला जो है यह है क्राइसोफाइट। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्राइसोफाइट्स के अंदर जलीय जीवों को रखा गया है, जिनके अंदर मुख्य रूप से क्राइसोफाइट में एक तो है डेस्मिड सुनहरे शैवाल और डाई एटम्स, इनको रखा गया है। ये जलीय आवास में रहने वाले जीव होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। इसमें जो डाई एटम्स होते हैं उनकी विशेषता विशेष रूप से बताई गई है कि इनके अंदर कोश का भित्ति जो है वो सिलिका युक्त 2 कपाटों से मिलकर के बनी होती है, और इनकी लगातार उत्पत्ति होती रहती है, ये नष्ट होते रहते हैं। तो इनकी जो कोश का भित्ति है वो जलाशय के तल पर बैठती रहती है, जमा होती रहती है, जिससे डाईएटमी मृदा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद दूसरा है
डाइनोफ्लैजिलेट। देखिए डाइएनो या डाइनोफ्लैजिलेट ये दो कंसावकीय जीव होते हैं, ये भी जलीय आवास में रहते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, और ये जो वर्णक होते हैं ये इन्हीं के वर्णकों की उपस्थिति के कारण इनके अंदर विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। जो इनके अंदर क्लोरोफिल यानी हरित लवक की उपस्थिति भी होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये है डाइएनोफ्लैजिलेट। तीसरा है यूग्लिनॉइड। देखिए इसके अंदर युग्लिना को रखा गया है, और युग्लिना की विशेषता होती है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका के चारों तरफ प्रोटीन की बनी हुई पतली एक झिल्ली रूपी संरचना होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। साथ में इसमें विकसित उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं उनके अंदर जो हरित लवक होता है, ऐसा हरित लवक इनके अंदर पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में भी सक्षम होते हैं। इसमें मुख्य जो सदस्य है वो युग्लिना है, और उस सदस्य के आधार पर ही इस वर्ग का नाम यूग्लिनॉइड बनाया गया है। तो ये जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये स्वपोषी होते हैं, और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है तो ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए युग्लिना को पादप और प्राणियों के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। चौथा जो है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को अपंग कवक कहा जाता है। ये सड़ी गली जो चीजें होती हैं, विशेष रूप से ये मृत जीवी होता है, तो जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, जैसे सड़ी गली चीजें पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इसके अलावा फल है, तो उनके अंदर ये तेजी से वृद्धि करता है। और जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो ये कई मीटर तक यानी कई फीटों तक लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैलता चला जाता है। जैसे अचार मुरब्बे में देखा हो, काफी फैलता चला जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो ये इनसे बीजाणुधानी के रूप में बदल जाता है ये, और बीजाणु बन जाते हैं। और ये बीजाणु जो होते हैं ये हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और अगर मान लीजिए ये बीजाणु हमारे खाने पीने की कोई खाद्य सामग्री में अगर पहुंच जाता है और परिस्थितियां वहां अनुकूल हो जाती हैं तो ये तेजी से वृद्धि कर देते हैं और उसके अंदर अपना जाल फैला लेते हैं। तभी तो खाने पीने की चीजें जो होती हैं उनमें फफूंद आ जाती है, तो वो इसी के कारण आती है। अब जो है पांचवा जो है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो ये 5 हैं। अब हम बात करें, देखिए इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ये सब हो चुके हैं। अब चलता है प्रोटोजोआ, जो कि एक प्रकार का एक कोशिकीय अप्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जीव होता है। प्रोटोजोआ देखिए, प्रोटो शब्द का मतलब है प्रारंभिक यानी आदि, और जोआ का मतलब होता है जंतु। यानी ये एक प्रकार से प्रारंभिक कम विकसित सरल प्रकार के प्राणी होते हैं। ये सबसे सरल प्रकार के प्राणी होते हैं। यानी ऐसे प्राणी जिनमें शरीर जो है वो केवल एक ही कोशिका से बना होता है, और उसी कोशिका के द्वारा संपूर्ण कार्य किया जाता है, चाहे वो पाचन का कार्य हो, चाहे उत्सर्जन का कार्य हो, चाहे जनन का कार्य हो। इसीलिए ये एक प्रकार से एकोशिकीय जीव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं
इनमें सबसे मेन विशेष बात होती है कि ये एक तो देखिए इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होना यह एक प्रकार से प्राणियों की विशेषता होती है, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको हमने पहले बताया पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका भित्ति युक्त होती हैं और प्राणी कोशिकाएं जो है कोशिका भित्ति रहित होती हैं। साथ में इनमें वर्णकों का अभाव होता है। ये इस प्रकार के प्राणी होते हैं कि इनमें वर्णक नहीं पाए जाते। अब वर्णक यानी कोई सा भी वर्णक नहीं पाया जाता, जिसमें हरित क्लोरोफिल वर्णक भी इसी में शामिल है। अब क्लोरोफिल वर्णक अगर नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके अंदर नहीं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया नहीं होती है तो ये स्वपोषी नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं कि इस समूह के सभी जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये परजीवी या परपोषी कह सकते हैं, परपोषी जीव होते हैं। यानी एक तरह से प्राणियों के समान इनमें गुण है, ना तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल वर्णक पाया जा रहा है और ना ही इनकी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। इसीलिए इन्हें प्रारंभिक या सरल संरचना रखने वाले प्राणी कहा जाता है। अब देखिए इसमें ये प्रोटोजोआ जो समूह है इसमें भी रखे गए जीवों में विविधता पाई जाती है, और ये विविधता मुख्य रूप से पाई जाती है इनके अंदर गमन अंगों के आधार पर। अर्थात गमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो जीव परपोषी होता है उससे अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे साधन या माध्यम तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो ये जो परपोषी जीव है इनमें गमन के अंगों के आधार पर, यानी जिस संरचना के द्वारा ये गमन करते हैं उसके आधार पर इनको 4 वर्गों के अंदर या 4 समूहों में बांटा गया है। तो ये कह सकते हैं 4 वर्गों में। तो प्रोटोजोआ संघ को देखिए इसके अंदर ये सभी छोटे छोटे जीव आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सब इसी में आते हैं। तो इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। देखिए ये जो जीव होते हैं इसके अंतर्गत अमीबा भी आता है, एंट अमीबा भी आता है, और इनमें गमन के लिए ना तो कंसाविका होती है ना पक्षमाविका होती है। ये जो गमन करते हैं वो कूटपाद बना करके करते हैं। अमीबा की जिसे आकृति जो निश्चित नहीं होती है वो क्या करता है कि जिधर से उसे आधार प्राप्त हो जाता है उधर की ओर फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये अमीबीय जो प्रोटोजोआ है ये एक तरह से जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ये बात आप जानते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं एक कोष के जीव, क्योंकि सामान्य रूप से नहीं रह पाते हैं ये। और इन जीवों की विशेषता होती है कि इनमें गमन जो है, गति जो है वो कूटपादों के द्वारा होती है। इनमें गति कूटपादों
के द्वारा होती है। ये जो कूटपाद होते हैं इनको सीडोपोडिया कहा जाता है, झूठे पाद। तो ये इन कूटपादों के द्वारा गति करते हैं और इसमें देखिए कुछ सदस्य से वो जलीय आवास में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परजीवी के रूप में भी रहते हैं। इसका एक सदस्य जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो मानव की आंत में रहता है और अमीबीय पेचिस नाम का रोग पैदा भी कर देता है। तो देखिए इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण है एंट अमीबा, पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। तो ये कूटपाद बना करके गति करता है, तो इसे हम कह सकते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबा के समान कूटपाद बना करके गति करने वाले प्राणी। अब देखिए इसका दूसरा जो वर्ग है वो है कंसावी प्रोटोजोआ, कंसावी प्रोटोजोआ। अब देखिए कंसावी प्रोटोजोआ यानी कंसाविका की उपस्थिति होती है। कंसाविका क्या है? एक तरह से बाल जैसी संरचना होती है। तो इस बाल जैसी संरचना इनके अंदर उपस्थित होती है और इन्हीं के द्वारा ये गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन के लिए पहुंचते हैं। और ये जो कंसावी प्रोटोजोआ हैं, क्योंकि ये दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से ये परजीवी प्रकृति के होते हैं, तो दूसरों से पोषण प्राप्त करने के लिए ये रोग पैदा कर देते हैं। कई ऐसे हैं जो घातक रोगों को जन्म देने वाले हैं। तो जैसे एक होता है ट्रिप्नोसोमा, उदाहरण है इसका, यानी इनमें गमन किसको, इनमें कंसाविका द्वारा गमन होता है और कंसाविका द्वारा गमन होता है। उदाहरण है इसका ट्रिप्नोसोमा, बहुत फेमस उदाहरण है ये ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। देखिए ये मानव के अंदर एक रोग होता है निद्रा रोग, उस रोग को पैदा करने वाला परजीवी होता है जो कंसावी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है पक्षमावी प्रोटोजोआ, पक्षमावी प्रोटोजोआ। इनमें पक्षमाविका द्वारा गमन होता है। अब आप क्या होगा साहब, ये कंसाविका क्या है और पक्षमाविका क्या है? तो कंसाविका जैसे ये जीव है मान लीजिए, और इसमें ये बाल जैसी संरचना, ये तो कंसाविका है, और पक्षमाविका इस तरह के होते हैं जो छोटे होते हैं। ये पक्षमावि, ये कंसाविका है। तो इनमें पक्षमाविका संख्या में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, और ये कंसाविका जो है संख्या में कम होते हैं। तो इनके द्वारा इसमें गमन होता है, तो इसलिए ये पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है वो पक्षमावी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। उदाहरण है पैरामीशियम, पैरामीशियम जिसके अंतर्गत आता है कौन सा? पक्षमावी प्रोटोजोआ आता है। अब इसमें चौथा जो है, चौथा है एक प्रकार से स्पोरोजोआ, बीजाणु वाले। तो चौथे जो है स्पोरोजोआ, इनमें गमन अंग
नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको गमन के लिए किसी भी प्रकार के किसी अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए स्पोरोजोआ का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है जो कि एक तरह से कह सकते हैं कुख्यात है, क्योंकि इसके द्वारा एक रोग पैदा कर दिया जाता है जिसका नाम है मलेरिया। तो मलेरिया रोग का रोगजनक होता है कौन? मलेरिया रोग का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम, जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर तो इसके वाहक होती है। रोग तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं कौन? प्रोटोजोआ समूह के जीव। एक तो होते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबा के समान जिनमें गमन होता है उत्पाद बना करके। दूसरे होते हैं कंसाविका, जिनमें कंसाविकाओं के द्वारा होता है, जैसा कि उदाहरण के रूप में टिप्नोसोमा है, निद्रा रोग का उत्पन्न करने वाला है। तीसरा पक्षमावी प्रोटोजोआ जिसमें पैरामीशियम आता है, और चौथा है स्पोरोजोआ जिसके अंतर्गत गमन अंग नहीं होता है, प्लाज्मोडियम बीजाणु के द्वारा ये एक से दूसरे में पहुंचते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम है। अब देखिए इनके अगर हम डायग्राम के माध्यम से अगर देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप उतारने में आसानी रहेगी। आप ले लीजिए इसका, ठीक है। आप अब देखिए इसमें देखिए इसको इस तरह से डाल देते हैं। अब देखिए इसमें देखिए अब हमने प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा समूह पूरा पढ़ लिया है। देखिए इसमें अमीबा, ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है अमीबा। देखिए आप इसकी अनियमित आकृति होती है, इसके अंदर ये कूटपाद बनाए हुए हैं, और स्लाइम बॉल्ड अपने आप में होता ही है। इसके अलावा देखिए यूग्लिनॉइड से यूग्लिना है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये पैरामीशियम है जो कि एक प्रकार से पक्षमावीय प्रोटोजोआ जीव होता है, ये डाइएटम्स और ये माइक्रो एल्गी अर्थात एक तरह से सूक्ष्म शैवाल होते हैं। तो ये सभी जो जीव हैं ये सब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे गए जीव हैं। ठीक है, तो हमने अब प्रोटिस्टा जगत को पूरा कर लिया है। आप समझ गए होंगे प्रोटिस्टा जगत के अंदर 5 समूह हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइएनोफ्लैजिलेट्स, इसके अलावा तीसरा जो है वो है यूग्लिनॉइड्स, और चौथा स्लाइम मोल्ड्स, और पांचवा है प्रोटोजोआ। तो इस तरह से ये हमारा होता है प्रोटिस्टा जगत। कल हम पढ़ेंगे तीसरा जगत, क्योंकि 5 जगत अवधारणा है, तो इसमें तीसरा जगत जो है वो है फंजाई, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कवक। फफूंदी जो होती है, फफूंद खाने पीने की चीजों पर या कोई भी चमड़े की बनी हुई वस्तु पर जो फफूंद जमा हो जाती हैं, सड़े गले स्थानों पर जो फफूंदी उत्पन्न हो जाती है, तो वो सब इसके किसके अंतर्गत आती है? फंजाई जगत के अंतर्गत आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और
अब हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, तो आप भी उसी तरीके से जो बात बताई जा रही है उसे समझें, लिखें, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछिएगा। लेकिन आप रेगुलर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद भी होने लगेंगी और समझ में आने भी लगेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।